औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के अपने क्लिनिकल पैथोलॉजी के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे बेटा सीमन एनालिसिस। आज फर्स्ट डे है 2021 का। सो हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इस साल खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, ताकत दे। ठीक है जी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो आज है सीमन एनालिसिस। बेटा सीमन एनालिसिस जो है ये भी लैब के अंदर जो है वो एग्ज़ामिनेशन इसका भी किया जाता है। बहुत केयरफुली जो है इसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो किया जाता है, तो इसको आज हम देखेंगे। सीमन एनालिसिस क्या है कि सीमन कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड इन प्लाज्मा लाइक फ्लूइड एंड फाउंड एट एजैकुलेशन। सीमन होता क्या है? सीमन जो है उसमें जो है वो स्पर्मेटोजोआ के ऊपर मुश्तमिल होता है, और वो स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्लाज्मा की तरह के एक लिक्विड के अंदर जो है वो होते हैं, जो कि एजैकुलेशन के टाइम जो है खारिज होता है। सो सिर्फ जो स्पर्मेटोजोआ और थोड़ी सी अमाउंट में जो सेक्रीशंस हैं वही प्रोड्यूस की जाती हैं टेस्टिस के अंदर और एपिडिडाइमिस के अंदर, मतलब कि 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो स्पर्मेटोजोआ और 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेक्रीशन वो ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस में प्रोड्यूस की जाती है। बेटा आपको पता है कि टेस्टिस के ऊपर ही जो है वो एपिडिडाइमिस जो है वो होता है। सो सिर्फ और सिर्फ 5% सेक्रीशन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। जो बाकी की सेक्रीशन है सीमन की, वो जो है वो सेक्रीशन सेमिनल वेजिकल्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है 46 to 80%, और 13 to 33% जो है वो प्रोस्टेट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा देखें बल्बो यूरिथ्रल और यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी होते हैं। अगर हम स्टार्ट से इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले टेस्टिस होंगी, फिर एपिडाइडेमस, फिर वेस डेफरेंस, फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर रेगुलेशन होती है। सो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये तकरीबन 2 to 5% कंट्रीब्यूट करता है टोटल वॉल्यूम का, सीमन के टोटल वॉल्यूम का। तो ये जो सेक्रीशंस हैं ये ना सिर्फ जो है वो कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, बल्कि स्पर्मेटोजोआ के जो फंक्शंस हैं उनको भी जो है ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। सो ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है कि हर कंपोनेंट जो है वो एक्सपेल किया जाता है प्रोस्टेट से, पोस्टीरियर यूरिथ्रा से, और एमिशन के प्रोसेस के ज़रिए, जो कि उसके बाद जो है एजैकुलेशन होती है यूरिथ्रा से सीमन्स की एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या एट द एंड ऑफ इंटरकोर्स। सो मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट टेक्स प्लेस आफ्टर एजैकुलेशन। सो एजैकुलेशन के बाद जो है वो मिक्सिंग होती है कंपोनेंट्स की। ठीक है ना। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी मिक्सिंग जो है वो बाद में होती है। स्पर्म्स की एबिलिटी के वो पेनिट्रेट करें एग्स के साथ, ये जो है हासिल करते हैं वो एपिडिडाइमिस से, कि उनकी ये जो एबिलिटी है कि वो एग के साथ एग्स के अंदर पेनिट्रेट, ज़ाहिर बात है बेटा जब एग्स के अंदर स्पर्म्स पेनिट्रेट करेंगे तो ही जो है उसमें जो है वो जाइगोट बनता है और फिर जो है जाके प्रेगनेंसी होती है। सो वो एबिलिटी उनकी कि वो एग के अंदर कितना उन्होंने पेनिट्रेट करना है वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं एपिडिडाइमिस से। जो सेमिनल वेजिकल्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। जो सेमिनल वेजिकल्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं फ्रुक्टोज की फॉर्म में, और उस एनर्जी से उनकी जो है वो मोबिलिटी जो है स्पर्मेटोजोआ की वो बढ़ती है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और फिब्रिनोजिन लाइक सब्सटेंसेस हैं, वो भी सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो है वो डाली जाती हैं सेमिनल वेजिकल्स के ज़रिए। जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में एंजाइम जो है वो प्रोवाइड करता है, और सुपरमाइन मतलब कि बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंसेस है जो कि लाइक साइट्रेट्स हैं
या कैल्शियम है या फिर जिंक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करता है। सो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा, सुपरमाइन लाइक बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंसेस हैं, उसमें साइट्रेट्स हैं, कैल्शियम है और जिंक है, ये प्रोवाइड करेगा। इसके बाद होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रल ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूकोप्रोटीन्स के साथ, ठीक है ना, और IgA जो है वो बनाते हैं। तो IgA जो है ये एंटीबॉडी है, वो भी सीमन के अंदर जो है होती है। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रल ग्लैंड जो हैं वो म्यूकोप्रोटीन्स बनाएंगे, मतलब म्यूकस और प्रोटीन्स बनाएंगे और IgA एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। सो इस तरह से क्या होता है कि एनी डिजीज़ ऑफ एनी ऑफ दीज पार्ट्स of the male genital tract may have a profound effect on both of quality and quantity of the semen, may lead to the infertility. So अगर इनमें से किसी भी एक पोर्शन के अंदर डिजीज़ है जिसमें एपिडाइडमिस है या टेस्टिस हैं या जो भी है, तो वो जो है वो आपको इनफर्टिलिटी की जानब जो है वो ले जाती है, ठीक है जी। इसमें क्वालिटी के अंदर भी कमी आ सकती है, जो स्पर्म्स हैं उनकी, और जो क्वांटिटी है स्पर्म्स की उसके अंदर भी जो है वो कमी पेशी आ सकती है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो इनफर्टिलिटी की जानब जो है वो कोई शख्स जा सकता है। उसके बाद है जी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस जो हैं वो कि कब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने सीमन एनालिसिस करना है, नॉर्मली तो नहीं ज़रूरत पड़ती। इसमें देखें, अगर तो इनफर्टिलिटी है, बच्चे वगैरह नहीं पैदा हो रहे, या हाइपोगोनेडिज्म है, ठीक है जी, गोनेडिज्म का साइज़ जो है वो कम होता है, फॉलो अप आफ्टर वेस्टेक्टमी, ठीक है जी, प्रायर टू द डोनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीमन बिफोर द रेडियोथेरेपी वगैरह। तो ये सारी की सारी जो है इन कंडीशन जिसमें आप आर्टिफिशियल सीमन देते हैं, या वेस्टेक्टमी जो है, विसेक्टमी, ठीक है ना, विजेक्टमी जो है वो हो गई उससे पहले, मतलब कि इन सारी कंडीशंस में अगर इनफर्टिलिटी है या रेडियोथेरेपी वगैरह हुई है, सो इन सारी कंडीशंस में जो है आप को ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है वो सीमन एनालिसिस करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है सैम्पल कलेक्शन। सो अ पीरियड ऑफ abstinence is important as a effect both on the quantity and mobility of the spermatozoa। मतलब कि वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक पीरियड, एब्सटिनेंस क्या होता है, एब्सटिनेंस कहते हैं गैर हाज़िरी को, ठीक है ना। वो कहता है कि एक गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अफेक्ट बहुत क्वांटिटी हैं। देखिए बेटा, अगर डेली बेसिस पे कोई जो है वो इंटरकोर्स करता है तो उसके जो स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अगर वो देर से करता है आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ, तो उस हिसाब से फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीमन एनालिसिस के लिए कि पता चलना चाहिए कि लास्ट टाइम जो है वो इंटरकोर्स कब हुआ। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी और क्वांटिटी के ऊपर भी। जो ऑर्डिनरी है, जो वो कह रहा है कि जो इसमें जो डिले होना चाहिए या एब्सटिनेंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3 से 5 दिन की, ठीक है ना। 3 से 5 दिन आपने जो है वो इंटरकोर्स नहीं करना, उसके बाद आप जो है जाकर सीमन एनालिसिस देंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल टू प्रोड्यूस द सीमन इन द लेबॉर्ट्री। तो बेहतर यही है कि आप जो है सीमन जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करें, मतलब कि लेबॉर्ट्री के अंदर ही सीमन को जो है प्रोड्यूस करना चाहिए, बाहर घर से नहीं लेके आने चाहिए, ठीक है जी। सो ताहम क्या है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो रिलैक्स फील नहीं करते और अनकंफर्टेबल फील करते लेबॉर्ट्री के अंदर, लेबॉर्ट्री के एटमॉस्फेयर के स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो ये भी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, सीमन की क्वालिटी के ऊपर भी और क्वांटिटी के ऊपर भी। अगर आप खुद परेशान हो गए लैब के अंदर आकर स्पर्म्स को एजैकुलेट करते वक्त, सो स्पर्म जो है वो कलेक्ट करने चाहिए मॉर्निंग में
ताकि वो सफिशेंट टाइम मिल जाए एनालिसिस के लिए। मैस्टरबेशन जो है वो आइडियल मेथड है अपने जो है लाइफ पार्टनर के साथ। ज़ाहिरी बात है बेटा, ये शादी के बाद ही ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जो उसका लाइफ पार्टनर है उसके साथ मैस्टरबेशन जो है की जानी चाहिए स्पर्म्स की कलेक्शन के लिए। लेकिन चूँकि साइकोलॉजिकल और रिलीजियस रीज़न भी हैं, वो जो है वो कहता है कि उनकी वजह से कुछ पेशेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो ऐसा करें। सो इस ऐसी एग्ज़ाम्पल में जो है वो क्वाइटस इंटरप्ट्स जो है उसके ज़रिए जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है। बट पार्ट ऑफ द एजैकुलेट मे बी लॉस्ट इन दिस मेथड। कह रहे कि इस मेथड में जो है एक पार्ट जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि बोथ जो है पैथोलॉजिस्ट और पेशेंट जो हैं वो इस चीज़ से जो है वो अवेयर हों, ठीक है ना, मतलब कि इस चीज़ से जो है वो अवेयर होने चाहिए। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो है वो कह रहे हैं कि इसमें आप ना यूज़ करें। कॉन्डम्स मस्ट नेवर बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द सीमन बाय द इंटरकोर्स, ठीक है ना, कॉन्डम जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। तो अ क्लीन ड्राई वाइड माउथ ग्लास या प्लास्टिक जार शुड बी यूज्ड। एक क्लीन ड्राई चौड़े मुंह वाली जो ग्लास या प्लास्टिक जार है वो आप इस्तेमाल करें सीमंस को लेने के लिए। उसके बाद इट्स लिड मस्ट नॉट बी रबर लाइंड। इसका जो ऊपर वाला ढकना है वो रबर का नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर कोई डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए, या उसमें कुछ जो है पानी या साबुन या रबड़ इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कॉन्डम्स का वो रहे कि कॉन्डम्स के अंदर जो है वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। सो स्पेसिमेंस जो है शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबॉर्ट्री एट टेम्परेचर क्लोज टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड एज पॉसिबल एज डिलीवरी टू द लेबॉर्ट्री इन लेस देन 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जनाब आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है स्पर्म्स को जो है आप लैब के अंदर जो है वो भिजवाएं। फिज़िकल एग्जामिनेशन देखें। ट्रांसफ़र द सीमन इनटू स्क्रपलसली, ठीक है ना, क्लीन ग्रेजुएटेड स्मॉल सिलेंडर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है कि उसका वॉल्यूम देखें, कलर को देखें, अपीयरेंस को देखें, उसकी पीएच को देखें। नॉर्मल जो ह्यूमन सीमन है आफ्टर एजैकुलेशन वो जेल लाइक क्लॉट बना देता है जो कि लिक्विफाई करता है 5 से 20 मिनट के अंदर अंदर। लिहाजा बाय द टाइम इट इज़ थॉट ऑन द वर्क बेंच इट इज़ यूजुअली लिक्विफाइड। वो कहता है कि जब तक ये वर्क बेंच पे आता है तो उस वक्त तक ये लिक्विफाई हो जाता है। इफ़ नॉट, अगर ये नहीं होता, इट शुड बी लिक्विफाइड बिफोर द एनालिसिस बाय एडिंग द 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ द 2% अल्फ़ा माइलेज। वो अगर नहीं होता तो आप अल्फ़ा माइलेज को डाल कर उसको लिक्विफाई कर लें। द एब्सेंस ऑफ लिक्विफिकेशन इन अ स्पेसिमेन सैम्पल मस्ट बी नोटेड। अगर वो नहीं हुआ तो आपने ये भी नोट करना है कि जो सैम्पल आया है वो उसकी लिक्विफिकेशन जो है वो नहीं हुई थी। विस्कोसिटी जो है वो भी आपने देखनी है कि कितनी थिकनेस है उसकी, और इसको भी आपने मेजर करना है। एक ड्रॉप आपने सीमन का गिराना है फ्रॉम अ 10 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग 1 ml ऑफ द सीमन। तो इसकी जो विस्कोसिटी है उसको भी आपने मेजर करना है 10 सेंटीमीटर लंबी कैपिलरी ट्यूब को, जिसमें 1 ml जो है 0.1 ml जो है वो सीमन हो उससे गिराते हुए, ठीक है ना। सो द टाइम टेकन बाय द ड्रॉप टू form and cleave the capillary tube is the measure of viscosity। तो जो टाइम लेगा वो ड्रॉप, ठीक है ना, कैपिलरी को छोड़ने के लिए, मतलब कि कैपिलरी से निकलने के लिए, वो जो है आप विस्कोसिटी के ज़रिए मेजर करते हैं। उसके बाद है स्पर्म काउंटिंग। स्पर्म काउंटिंग देखें। विजुअल असेसमेंट प्लेस अ ड्रॉप ऑफ सीमन ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप अपनी सीमन का गिराना है और लाइटली प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, और बड़े आराम के साथ उसके ऊपर आप जो है वो कवर स्लिप जो है वो एक रख दें, ठीक है जी। तो फिर क्या करना है, एग्जामिन द स्लाइड अंडर द हाई पावर
ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपने स्लाइड को हाई पावर ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है टू मेक इट विजुअल असेसमेंट ऑफ द स्पर्म काउंट एंड टू डिटरमाइन द नीड ऑफ एनी डाइल्यूशन। मतलब कि उसको आप स्लाइड के नीचे रख के हाई पावर में देखेंगे, हाई पावर ऑब्जेक्टिव में माइक्रोस्कोप के नीचे। इसके साथ ही आप विजुअल असेसमेंट बनाएंगे स्पर्म काउंटिंग की, और आप उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें डाइल्यूशन की ज़रूरत जो है वो पेश आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद डाइल्यूशन देखें। जो डाइल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट जो है इसमें यूज़ करना है वो है आपका 3.5% बफर्ड फॉर्मल स्लाइन, जो कि आप प्रिपेयर करोगे 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को डिज़ोल्व करके 1 ml 35% फार्मलिन के अंदर या फिर डिस्टल वाटर के अंदर, ताकि टोटल वॉल्यूम जो है वो आपका 100% जो है वो बन जाए। देखिए कैसे बनाएंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूट जो है वो यूज़ किया जाता है वो 3.5% जो है वो बफर्ड फार्मल स्लाइन है। उसको आपने कैसे बनाना है, आपने 5 ग्राम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो 1 ml 35% फार्मलिन के अंदर या डिस्टल वाटर के अंदर ऐड करना है, इस तरह से कि जो टोटल वॉल्यूम है वो आपका 100 ml हो जाए। तो 5 ml जो है वो सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन के जेंशन वायलेट के जो है वो भी आपने ऐड करने हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो जो स्पंज हैं वो स्टेन हो जाएं। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि फ्लूइड जो है वो इमोबिलाइज करेगा स्पर्मेटोजोआ को और फैसिलिटेट करेगा आपकी काउंटिंग को। ज़ाहिर बात है बेटा, अगर मूविंग स्पर्मेटोजोआ होंगे तो मूविंग स्पर्मेटोजोआ को काउंट करना जो है वो मुश्किल होता है। जब वो इमोबिलाइज हो जाएंगे तो फिर उनको जो है वो इजीली आप काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली वो कह रहा है कि 1 से 1:20 की डाइल्यूशन आप बनाते हैं। कैसे कि 50 माइक्रोन लीटर जो है वो वेल मिक्सड और लिक्विफाइड सीमेंट को आप 950 माइक्रोलीटर जो है वो डाइल्यूएंट जो कि सहली पाइपेट के अंदर जो है आप डालेंगे। तो इस तरह से 1:20 की आप डाइल्यूशन बनाएंगे। ताहम जो है वो एक 1:10 डाइल्यूशन भी आप बना सकते हैं, वो रिकमेंडेड है। इसमें क्या करना है कि 1:50 डाइल्यूशन जो है वो कह रहा है कि आप बनाएंगे, वो भी स्पर्म काउंटिंग के लिए जो है आप बना सकते हैं 1:20 या 1:10। उसके बाद काउंटिंग प्रोसीजर क्या है कि इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर लेना है, हीमोसाइटोमेट्री वो आपने यूज़ करना है। उसमें चैम्बर और कवर स्लिप जो है वो आपकी वॉश होनी चाहिए डिस्टिल वाटर से और ड्राइड होनी चाहिए। कवर स्लिप जो है वो उसको आप प्रेस करते हैं सेंट्रल एरिया के अंदर, यहाँ तक कि सारी की सारी जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, और जो बाहर फिंगर नेट्स है, रिजेस हैं, वो आपके अपीयर हो जाने चाहिए। जो डाइल्यूटेड स्पेसिमन है वो केयरफुली मिक्स करना है आपने, और जो चैम्बर है उसको आप चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करना, मतलब कि उसके अंदर उसके ऊपर सीमन आप रखेंगे। आपने पास्चर पीपट को यूज़ करते हुए सीमन उसके ऊपर रखना है। जो चैम्बर है उसको फिर आपने देखना है पहले 10x ऑब्जेक्टिव के ऊपर, माइक्रोस्कोप के ऊपर स्पर्म्स आपने काउंट करने हैं 4 खानों के अंदर, लार्ज स्केल्स के अंदर और एक बड़े स्केल के अंदर। जैसे आप WBCs का बेटा काउंट करते हैं, मैंने आपको जो प्रैक्टिकल करवाया था कि जो WBCs की काउंटिंग है वो 4 स्केल्स के अंदर कॉर्नर वाले और एक दरम्यान वाले में आप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट के लूज टेल्स एंड जर्मिनल सेल्स आर नॉट काउंटेड। इसमें आप लूज टेल वाले और जर्मिनल सेल्स जो हैं वो काउंट नहीं करेंगे। एटलीस्ट 200 स्पर्मेटोजोआ जो है वो आपने काउंट करने हैं। सो अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आपने 5 स्केयर्स में अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आप अगले वाले 5 स्केयर जो हैं वो आप देखेंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है स्पर्म्स की, उसमें आपने C क्रॉस D क्रॉस 10 क्रॉस 100/5। अब C क्या है, काउंट इन द 5 स्मॉल स्केयर है। D क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर जितना आपने बनाया 1:20 या 1:10। 5 क्या है, जो एरिया आपने काउंट किया, ज़ाहिर बात है 1/5 मिलीमीटर क्यूब। तो 10 क्या है, डेप्थ है चैम्बर की, ज़ाहिर बात है बेटा वो 0.1 या 1/10 मिलीमीटर होती है। और 1000 क्या है, ये आपने कन्वर्ट करना है चूँकि उसको ml के अंदर, तो इसलिए आप 1000 के अंदर जो है 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने
जो स्पर्म काउंट किया है उसमें जो काउंट आपने किया है उसको डाइल्यूशन से ज़रब देकर और 10 और 1000 से ज़रब देकर 5 से तकसीम कर दोगे तो आपके स्पर्म काउंट इन मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद असेसमेंट है मोटेलिटी की, स्पर्म्स की। असेसमेंट जो है वो कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ मोटेलिटी मस्ट बी परफॉर्म सून आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द सैम्पल 3 to 6 आवर्स लेटर। ठीक है ना। असेसमेंट आपने देनी है 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप याद करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्पर्म रिक्वायर एटलीस्ट 10 माइक्रोमीटर डेप्थ फॉर फ्री मूवमेंट। मतलब कि कह रहे हैं कि स्पर्म्स की फ्री मूवमेंट के लिए उनको 10 माइक्रोमीटर की डेप्थ जो है वो होनी चाहिए। एक ड्रॉप आपने वेल मिक्स अनडिल्यूटेड स्पेसिमेन का लेना है वार्म क्लीन ग्लास के ऊपर और इसको वेरी लाइटली आपने कवर स्लिप के साथ कवर कर देना है। जो स्लाइड है उसको आपने रेस्ट जो है वो मतलब कि थोड़ी देर के लिए रखना है माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर या फिर बेंच के ऊपर, यहाँ तक कि जो स्ट्रीमिंग है वो स्पर्म्स की स्टॉप हो जाए और ये फिर आप देख सकें माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आपने मोटाइल और जो इमोटाइल हैं उन दोनों स्पर्म्स को आपने काउंट करना है 5 फील्ड्स के अंदर। ठीक है ना। तकरीबन मिनिमम आप 200 स्पर्म्स जो है उसको काउंट करेंगे। काउंटिंग जो है वो आपने डुप्लीकेट और एवरेज रिकॉर्ड करनी है। ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो वो स्पर्म जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आगे की तरफ मूव करें वही आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। जो इधर उधर जा रहे हैं उनको आप कंसीडर नहीं करोगे पॉजिटिव। और आखिर पे जो परसेंटेज मोटेलिटी आपने देनी है वो आपने उसके लिए भी एक फार्मूला लगाना है। उसके लिए आप कैसे करोगे, तो जो स्पर्म्स काउंटिंग है उसको देखोगे कि मल्टीपल्स ऑफ द स्पर्म काउंट आपने कैसे देना है कि स्पर्म काउंट ओवर ml मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ द मोटेलिटी। ठीक है ना। और क्रॉस सीमन वॉल्यूम ओवर 100। ठीक है ना। तो मोर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। आपने और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स अगर देने हैं तो आप ये तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने 30 मिनट्स के लिए आफ्टर कलेक्शन सीमन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है एक कैप ट्यूब के अंदर, जेंटली मिक्स करना है उसको इन्वर्ट करते हुए ट्यूब्स को काफ़ी दफ़ा। सेकेंडली इस पर क्या करना है कि जो पाइपेट है ऑन 1 ड्रॉप ऑफ द सीमन ऑन टू पाइपेट 1 ड्रॉप ऑफ द सीमन। अब आपने एक ड्रॉप जो है वो सीमन का पाइपेट के ज़रिए जो है एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर गिराना है। फिर उसके ऊपर आप कवर स्लिप गिरा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ऑब्ज़र्व करना है आपने 40x ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ताकि आपको जो एस्टिमेट कर सकें परसेंटेज स्पर्मेटोज़ोआ की। उसमें आपने क्या करना है कि ग्रेड 0 कब देना है, जब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ग्रेड ए क्या है कि जब मूवमेंट होगी लेकिन फार्मर मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट मूवमेंट होगी। ग्रेड 2 आपने कब देना है, जब मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। और वैंडरिंग मूवमेंट से मुराद ये है कि बेटा इधर उधर मतलब कि वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, बस ऐसे भटकते फिरेंगे। फिर आपने ग्रेड 2 देना है। ग्रेड 3 कब देना है, जब मूविंग होगी उनकी बहुत रैपिडली और तकरीबन स्ट्रेट लाइन में। ग्रेड 4 आपने कब देना है, जब मूविंग होगी विद हाई स्पीड और स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने स्पर्म्स की जो मूवमेंट है उसको देखते हुए आपने उनको ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 जो है उसको देना है उन स्पर्म्स को। ठीक है ना। फिर उसकी जो मोटेलिटी है उसका स्कोर भी आप कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द प्रोडक्टेबिलिटी ग्रेड एंड परसेंटेज स्पर्मेटोज़ोआ इन दैट ग्रेड। एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं ग्रेड 0 में कैसे है उसकी परसेंटेज। ग्रेड अगर 0 है तो उसको आप 30 से ज़रब दोगे तो वो ज़ाहिर बात है 0 हो जाएगी। 1 होगा तो उसको 10 से ज़रब दोगे तो वो 10 हो जाएगी। 2 ज़रब 15 वो 30, 3 ज़रब 90 जो है वो 3 ज़रब 30 90 हो जाएगा। और 4 ज़रब 30 जो है वो क्या हो जाएगी, 3 ज़रब 30 90 और 4 ज़रब 15 जो है वो 60। तो टोटल आप 190 देंगे। तो वो कह रहा है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो स्टिल मोटाइल रहेंगे 7 घंटे के लिए। ताहम जो टेम्परेचर है बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो डिक्रीज़ करता है उनकी मोटेलिटी को। आर्टिफिशियल एनेस्थीज़ोस्पर्मिया जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है कंटामिनेशन कंटेनर के अंदर
जब उसके अंदर वाटर आएगा, सोप आएगा या डिटर्जेंट्स आएंगे या वो रबर के साथ उनका कांटेक्ट होगा तो एक्सपोजर टू कोल कब होंगे? रिटर्न ऑफ स्पर्म मोर्टेलिटी आफ्टर प्लेसिंग द semen sample for 30 minutes in the incubator is diagnostic for reduced mortality due to cold। वो कह रहा है कि अगर 30 मिनट्स के लिए स्पर्म्स को आप रखते हैं इंक्यूबेटर के अंदर तो वो उनकी मोर्टेलिटी जो है वो कम हो सकती है कोल्ड के ज़रिए। इन्फेक्शन कब होगी? मैनिफेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एसेस वाइट सेल्स बैक्टीरिया। तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाइट सेल्स हैं या बैक्टीरिया हैं तो भी जो है उनकी जो एक्सेस है बैक्टीरिया की या वाइट ब्लड सेल्स हैं तो भी जो है आप इन्फेक्शन जो है उसको दे सकते हैं। मतलब कि अगर बैक्टीरिया हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं बहुत ज़्यादा तो इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो हुई हुई होगी या कोई ना कोई इन्फेक्शन को जो है ये वो कर सकता है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपका जो है ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। इसको ज़रा बेटा आप देख लें, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है ना।